भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तुरुप शायद अलग तेलंगाना राज्य है। आंध्र प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह इन दिनों काफी भागदौड़ कर रहे हैं। पूर्व प्रभारी गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह की अप्रोच में फर्क है। गुलाम नबी आजाद फैसला टलवाए हुए थे, वहीं दिग्विजय सिंह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को फिर से जमाने के लिए चौतरफा हाथ पांव मार रहे हैं। वे तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो जगमोहन को भी पटा रहे हैं। तेलंगाना पर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दे चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने तेलंगाना के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ है। वे अपने कुछ प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन सोनिया गांधी उनसे नहीं मिली। यानी अलग तेलंगाना का विचार कांग्रेस में जोर पकड़ चुका है। लेकिन यह तब होगा जब रायलसीमा और तटीय आंध्र में कांग्रेस का कुछ बंदोबस्त बने। तभी दिग्विजय सिंह ने वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन की मां विजय लक्ष्मी से बात की। वाईएसआर कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विलय कराने का आग्रह किया, पर जगन मोहन चुनाव के बाद कांग्रेस का साथ देने को तैयार है। सो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को सन 2009 जैसी स्थिति में लौटा सकना आसान काम नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। अमरावती में संघ के एहतसाबी कैंप में बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह भी शरीक हुए। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि सियासी बातचीत के लिए ये मीटिंग तलब नहीं की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि बंद कमरे में संघ लीडरान ने बीजेपी को लेकर संजीदगी से तबादला ख्याल किया। पार्टी के अंदर लीडरान के आपसी तनासुब, नरेंद्र मोदी की तरक्की और आडवाणी के किरदार को लेकर तबादला ख्याल हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि मोदी के नाम के जल्द ऐलान पर भी बातचीत हुई है, लेकिन संघ लीडरान और राजनाथ सिंह को भी आडवाणी को लेकर सबसे ज्यादा फिक्र है। उन्हें पता है कि आडवाणी सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, इसलिए संघ के रहनुमा सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। नागपुर में संघ सरबराह मोहन भागवत और उनके नंबर 2 भैया जी जोशी से आडवाणी की बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद आडवाणी बहुत मुतमईन दिख रहे हैं। उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड की दूसरी मीटिंग में नरेंद्र मोदी के इंतखाबी हिकमत अमली पर भी एतराज नहीं किया। सवाल है कि एक तरफ संघ का मानना है कि मोदी के नाम का ऐलान जल्द हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ संघ सरबराह ने आडवाणी से ये भी कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर ऐलान नहीं होगा। तो क्या आडवाणी मोदी के नाम के ऐलान के लिए तैयार हो गए हैं? माहिरीन का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनकी मुखालफत बरकरार है, लेकिन वो अभी संघ के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल यू के एनडीए से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिल्कुल जमीनी सतह पर बड़े ही बारीकी से सियासी मैनेजमेंट में लग गई है। जनता दल यू और आरजेडी की मुखालफत करने वाले तमाम लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। नीतीश कुमार की मुखालफत करके एमपी और जनता दल की रुकनियत छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा और साबिक रुकने पार्लियामेंट अरुण कुमार से बीजेपी लीडरान की बातचीत हुई है। इनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीजेपी में इंजमाम की भी बातचीत हुई है। अगर इंतजाम नहीं होता है तो इन दोनों के लिए बीजेपी लोकसभा की 2 सीटें छोड़ेगी। इससे कुशवाहा और भूमिहार वोटों के मुत्तहिद हो जाने का बीजेपी को भरोसा है। बिहार के 2 साबिक मेंबरान पार्लियामेंट आनंद मोहन और लवली आनंद पर भी बीजेपी की नजरें हैं। लवली आनंद को बीजेपी में शामिल कर उन्हें पार्टी टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा पूरे बिहार में इन दोनों की मकबूलियत और ठाकुर वोटों में गिरफ्त का फायदा भी बीजेपी उठाना चाहती है। बांका के रुकने पार्लियामेंट पुतुल सिंह को वैसे तो नीतीश कुमार ने मना लिया है, लेकिन उनके आजहानी शौहर दिग्विजय सिंह के नीतीश मुखालफत का हवाला देकर बीजेपी रहनुमा उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। ऐसे ही सीवान के आजाद रुकने पार्लियामेंट ओम प्रकाश यादव से भी बीजेपी की बातचीत हो सकती है। हिंदुस्तान में भुखमरी लगभग नहीं है
और कहत साली गुजरे हुए दिनों की बात हो चुकी है। लेकिन हैरानी है कि तमाम सियासी जमातें खुराक को मुहैया कराने की सियासत में उलझी हुई हैं। मरकजी हुकूमत ने खुराक तहफ़्फ़ुज़ कानून को सबसे अहम मंसूबा बनाया है, तो रियासतों में भी हुकूमतें ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ देने का कानूनी गारंटी दे रही हैं। खुराक तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी के अलावा पार्टियां और हुकूमतें अपनी खुद की दुकानें खोलकर लोगों को सस्ता और साफ सुथरा खाना मुहैया करा रही हैं। मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपनी हुकूमत की तरफ से कोलकाता में 7 मुकामात पर मछली फरोख्त करने का स्टॉल लगाने का ऐलान किया है। इन दुकानों पर बंगाली लोगों के पसंदीदा मछली 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। ममता हुकूमत पहले से ही इस तरह की दुकानों पर सस्ता चिकन फरोख्त कर रही है। इससे पहले तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने 2 रुपए में इडली फरोख्त करना शुरू किया था। जयललिता का ये मंसूबा बड़ा ही हिट रहा है और पूरे तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के कैंटीन खुल रही हैं, जिसमें आम लोगों को सस्ता इडली मिल रहा है। जयललिता से भी पहले महाराष्ट्र में शिवसेना ने शिव वड़ा पाव फरोख्त करना शुरू किया था। शिवसेना का वड़ा पाव का स्टॉल हिट हुआ तो कांग्रेसी रहनुमा और साबिक वजीर आला नारायण राणे ने भी इसे शुरू कर दिया। अब आज की ताजा सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर हैं। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने आज वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वजीर आजम से कहा है कि खुराक तहफ़्फ़ुज़ कानून को उनकी पार्टी की हिमायत तभी मिलेगी जब हुकूमत उनके बताए गए तरमीमात को उसमें नाफिज करेगी। ज़राए के मुताबिक मुलायम ने अपनी पार्टी की जानिब से 10 तरमीमात पेश की हैं। गौरतलब है कि हुकूमत ने इसे ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया है, लेकिन पार्लियामेंट के अगले इजलास में इसे मंजूर करने के लिए पेश किया जाएगा। इस मसले पर गौर खौस करने के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वज़राए आला और दिगर लीडरान की एक मीटिंग हफ्ते को तलब की है। उससे कबल मुलायम सिंह की इस शर्त ने हुकूमत को मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। हालांकि मुलाकात के बाद मुलायम सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि एक आम सी मुलाकात थी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि यूपीए हुकूमत से हिमायत वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश में बिरादरियों पर मबनी रैलियों के इनेकाद पर फौरी रोक लगा दी है। सियासी जमातों की जानिब से मुनाकिद की जा रही बिरादरियों पर मबनी रैलियों पर रोक लगाते हुए अदालत ने मरकज व रियासती हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और 4 सियासी जमातों कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की बेंच ने एक मुकामी वकील मोतीलाल यादव की मफाद आम्मा से मुतालिक अर्जी पर यह फैसला दिया। इस अर्जी में कहा गया था कि पार्टियां इन दिनों ब्राह्मण रैली, क्षत्रिय रैली, वैश्य इजलास का इनेकाद कर रहे हैं, जिससे समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंच रहा है और जात बिरादरियों में जहर घोला जा रहा है, जो आइन की रूह के खिलाफ है। गौरतलब है कि हाल ही में बीएसपी ने ब्राह्मण रैली का इनेकाद किया था और सपा ने भी ब्राह्मण और मुस्लिम इजलास मुनक्किद किया था। अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन से कबल मरकजी हुकूमत ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी के इंतखाबी हल्के रायबरेली को बड़ा तोहफा दिया है। मरकजी कैबिनेट ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के नाम पर एक खातून यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी दी है, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी तजवीज़ पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश की जाएगी। इसके अलावा रायबरेली में पहले से चल रहे इंदिरा गांधी एविएशन एकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और साथ ही इसका नाम राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। दिल्ली में गुज़िश्ता साल दिसंबर में पैरामेडिकल की तालिबा के साथ चलती बस में हुई इज्तिमाई आबरूरेज़ी की वारदात और कत्ल की वारदात के नाबालिग मुल्जिम पर फैसला मुलतवी कर दिया गया है। बच्चों के इंसाफ बोर्ड ने तय किया है कि 25 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। बोर्ड की सदर गीतांजलि गोयल ने मुल्जिमीन के वकील और पुलिस की दलीलें सुनने के बाद फैसले को महफूज रख लिया है। अदालत में मौजूद लड़की के वालिदैन ने कहा है कि उन्होंने मुल्जिम के लिए मौत की सजा का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया था कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस मुल्जिम लड़के को 6 मुल्जिमीन से सबसे बर्बर करार दिया था। मरकजी वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने वजाहत की है। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा किए जाने के 2 हफ्ते के बाद मोइली ने कहा है कि कीमतें दुगनी नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया है कि गैस की कीमत फी यूनिट $8.4 नहीं बल्कि $6.8 है।
इससे पहले इक्तसादी मामलात की कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद खबर आई थी कि कीमत $4.2 PMMBTU से बढ़ाकर $8.4 कर दी गई है। पेट्रोलियम के वजीर ने कहा है कि ये कीमत रंगराजन कमेटी की सिफारिशात पर नाफिज की गई है और 5 साल तक नाफिज रहेगी। मरकजी कैबिनेट ने आज झारखंड में नाफिज पिछले 6 महीने से सदर राज को हटाए जाने की सिफारिश करती है और इस तरह झारखंड में नई हुकूमत के कयाम का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद वजीर इत्तलात और नशियात मनीष तिवारी ने बताया कि कैबिनेट ने सदर राज हटाने की सिफारिश करती है। इससे पहले बुध को गवर्नर सैयद अहमद ने अपनी सिफारिश भेजी थी, जिसकी बुनियाद पर यह सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन ने कांग्रेस, आरजेडी और छोटी पार्टियों और आजाद मेंबरान असेंबली के साथ मिलकर हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ इब्तिदाई 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का मुकव्वी खाना भी खिलाऊंगी। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब लोग वादा करें और इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखें। 1. हामिला ख़वातीन जरूर अच्छा खाना खाएं। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल हैं और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है? वो तो मुझे मालूम है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। गुजरात में 9 साल पहले हुए इशा जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई की अगली चार्जशीट में आईबी के सीनियर अफसर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल हो सकता है। राजेंद्र कुमार इशा जहां तसादुम के वक्त गुजरात में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अभी वो स्पेशल डायरेक्टर हैं और 31 जुलाई को अपने ओहदे से सुबुकदोश होने वाले हैं। उनके सुबुकदोश होने के बाद सीबीआई मुकम्मल चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसमें उनका नाम साजिश करने वालों के तौर पर शामिल हो सकता है। जराए का कहना है कि वजारत दाखिला की जानिब से भी इस मसले पर जो इतराज़ात थे वो खत्म हो गए हैं। तभी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के अंदाज में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो भी मुजरिम है उसे सजा मिलेगी। हालांकि आईबी के मौजूदा और साबिक अफसर चार्जशीट के इम्कानात से फिक्रमंद हैं। साबिक अफसर और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस पर वजीर आजम को खत भी लिखा है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री के काबू में नहीं हैं, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा को छोड़कर मिस्त्री खुद फंस गए हैं। मिस्त्री को उनके बारे में बहुत अंदाजा नहीं था, इसलिए जब उन्होंने मुलायम सिंह के वजीर आजम की रिहाइशगाह में झाड़ू लगाने वाला बयान दिया तो मिस्त्री ने फोन करके उन्हें खामोश रहने की नसीहत दे दी। बाद में मिस्त्री ने मीडिया में भी कह दिया कि अब बेनी वर्मा कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन बेनी बाबू इस पर मुश्तइल हो गए। उन्होंने पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे डाली। फिर उन्होंने इसकी शिकायत सीधे राहुल गांधी से की और मिस्त्री के जरिए लगाई गई रोक के बावजूद लगातार 2 दिन मुलायम सिंह के खिलाफ बयानात दिए। यूपी की सियासत में बेनी बाबू की अहमियत को देखते हुए कांग्रेस आला कमान की जानिब से मिस्त्री को बेनी प्रसाद वर्मा के मामले में एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। सन 2009 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के 33 सांसद जीते थे। यह संख्या तेलंगाना और जगन मोहन की राजनीति से खतरे में है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस का सबसे बड़ा खड्डा होगा। तेलंगाना इलाके में 18 लोकसभा सीटें हैं। उधर 28 जुलाई को हैदराबाद में नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत इन दिनों आंध्र प्रदेश को बचाने की जद्दोजहद में है। 2004 और 2009 में मरकज में यूपीए की हुकूमत आंध्र प्रदेश की वजह से कायम हुई थी। 2004 में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थीं, जो 2009 में बढ़कर 33 हो गईं। लेकिन अभी कांग्रेस महाबुहरान में मुब्तला है। तेलंगाना इलाके में कांग्रेस के रहनुमा पार्टी छोड़कर तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब जा रहे हैं, तो साहली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इलाके में कांग्रेसी लीचान का रुझान पार्टी छोड़ने वाले कडप्पा के रुकने पार्लियामेंट और वाईएसआर कांग्रेस के रहनुमा जगन मोहन की जानिब है। तभी कांग्रेसी लीचान इस जद्दोजहद में है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बाजी पलट जाए। कांग्रेस के कुछ लीचान का मानना है कि अलग तेलंगाना रियासत बना दी जाए तो बाजी पलट सकती है। नई रियासत बनाकर कांग्रेस इस इलाके की 18 में से ज्यादातर सीटें जीतने की उम्मीद में है, लेकिन कांग्रेस में ही तेलंगाना से बाहर के रहनुमा इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि तेलंगाना नहीं बनाना कांग्रेस के लिए ज्यादा सूदमंद रहेगा, क्योंकि तेलंगाना बना तो उसका सेहरा तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी को जाएगा। कांग्रेस को इसका सेहरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रियासत नहीं बन सकी तो आंध्र प्रदेश को नहीं बंटने देने का सेहरा कांग्रेस उठा सकती है। कांग्रेस के वजीर आला किरण रेड्डी तेलंगाना के खिलाफ हैं, तो नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हन बिल्कुल हक में हैं और रियासती सदर बोत्सा सत्यनारायण चाहते हैं कि इंतखाबात के बाद तेलंगाना बनाने का वादा किया जाए। तीनों की अपनी अलग अलग राय हैं और कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। इन तमाम लीचान की राय पर अगले 1-2 दिन में गौर किया जाएगा। कांग्रेस आला क़यादत ने रियासत के तमाम लीचान और कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग तलब की है। इसमें सबके फार्मूले पर गौर किया जाएगा और फैसला भी किया जा सकता है। हालांकि मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि तेलंगाना पर गौर चल रहा है और उसमें वक्त लग सकता है। तभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में इस बारे में ऐलान हो सकता है। क्या ऐलान होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। ताहम कांग्रेस के लीजान आखिरी बातचीत में मान रहे हैं कि पार्टी की हालत साफ छछूंदर वाली बन गई है। न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। तेलंगाना बनाना और नहीं बनाना दोनों ही हालात कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हैं। कांग्रेस के रहनुमा मान रहे हैं कि किसी भी हालत में गुज़िश्ता 2 इलेक्शन के नतीजे नहीं दोहराए जा सकते हैं। कोई भी फैसला कांग्रेस को नहीं बचा सकता है। तभी कांग्रेस को इंतखाबी फायदे के बारे में सोचकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि इंतखाबात के बाद किस फैसले से ज्यादा फायदा होगा ये सोचना चाहिए। कांग्रेसी लीचान का मानना है कि ऐसा फैसला होना चाहिए जिसकी वजह से इंतखाबात के बाद कांग्रेस को वाईएसआर कांग्रेस का भी साथ मिल जाए और के चंद्रशेखर राव की टीआरएस का भी साथ मिल सके। यानी कांग्रेस की अपनी सीटें भले न रहें, लेकिन जिनके पास रहें वो कांग्रेस के साथ हों। अब एक ब्रेक है, उसके बाद तेलंगाना पर चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी।
यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अरे काका, वो देखो। वाह क्या बात है, फुलवा का शौहर कितना मेहनती है। क्यों भैया, पानी ही भरते हो या खाना भी पकाते हो? चोरों का गुलाम, तुमने खानदान की नाक कटवा दी। हमारी बीवी उम्मीद से है, अभी उसका पूरा ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे पर ही असर पड़ेगा ना। तो हम खानदान का नाम डुबो रहे हैं या बचा रहे हैं काका? दौरान हमल इस बात का खास ख्याल रहे कि हामिल औरत दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करे और रात को कम से कम 8 घंटे सोए। इसके अलावा घर के अंदर खुशगवार माहौल बनाए रखे। और वो 4 बातें याद है ना? 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? इख्तिलाफ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है, और अगर बराए तखरीब है तो लानत है। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक्तिसादी मसाइल हैं। हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के जन आधार को खाने और उसकी सीटें छीनने के लिए कई नई राजनीतिक ताकतें हैं। जगन मोहन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो तेलंगाना के नेता भी कांग्रेस को विलेन करार दे रहे हैं। उधर भाजपा भी कांग्रेस की हवा बिगाड़ने की कोशिश करेगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद है। प्रसाद जी, आंध्र प्रदेश में गुलाम नबी आजाद के ठीक विपरीत दिग्विजय सिंह खूब भागदौड़ कर रहे हैं और उनकी भागदौड़ से उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उससे ये लग रहा है कि तेलंगाना का फैसला होता हुआ लग रहा है। क्या आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह आंध्र प्रदेश को ठीक ठाक बना देंगे? कोशिश तो पूरी रहेगी उनकी, लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ ये है कि तेलंगाना पे वो भी कोई भी निष्कर्ष निकाल के फैसले लेने में आज भी कांग्रेस के अंदर वो कठिनाई है। कांग्रेस लेना चाहती है फैसला आर या पार, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और ये बात कुछ दिन पहले मेरी किसी एक खास सदस्य हुई थी जो कि बिल्कुल कांग्रेस कोर ग्रुप के माने जाते हैं। उनका मानना है कि फैसला तो लेना है, बड़ा विलंब हो गया लेकिन हम फैसला ले नहीं पा रहे। देना है, नहीं देना है, कुछ भी हो, तो वो हिम्मत अभी तक कांग्रेस जुटा नहीं पाई। नहीं तो हिम्मत की वजह क्या? क्या उसका आंध्र प्रदेश, आंध्र तटीय इलाके में या रायलसीमा में जो रिएक्शन होगा वो,
या तेलंगाना को एक को देकर बाकी जगह की झंझट पैदा करना? आखिर असली डर क्या है कांग्रेस का? तीनों है मुद्दे। पहला मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस की अपनी स्थिति आंध्र में बहुत खराब है। रहा सवाल, अगर आप लोकसभा सीटों में इसको बांट के देखें तो 17 सीटें तेलंगाना क्षेत्र में पड़ती है, बाकी जो 25 सीट है रायलसीमा और तटीय आंध्र की सीटें हैं। तो दोनों में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त खराब है। तो एक आंकलन ये है कि चलो तेलंगाना अगर हम दे दें और तेलंगाना में अपना वर्चस्व बनाए रखें तो हो सकता है कल को 14-15 सीटें निकाल के लाएं और तटीय आंध्र में 3-4 सीटें। तो आज की स्थिति में थोड़ा बेहतर मानी जाएगी। लेकिन वहाँ टीआरएस को कैसे निपटे, क्योंकि टीआरएस को कोई श्रेय ना जाए। कल को अगर तेलंगाना बना तो वो तो टीआरएस को ज्यादा जाएगा एक हिसाब से। तो जी कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहेगी फैसला तो ले हम, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा टीआरएस को मिले। नहीं, लेकिन इसमें दो फार्मूले की टीआरएस का कांग्रेस में विलय हो जाए, टीआरएस में कई कांग्रेस के नेता चले गए तो कांग्रेस और टीआरएस में एक पड़ जाए, या जगन मोहन को उधर से कांग्रेस में विलय करवा ले। ये दोनों कोशिश पे भी दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं, बताते हैं। टीआरएस तो बड़े दिनों से ये आश्वासन दे के बैठा है कि आप तेलंगाना घोषणा कीजिए, हम विलय करेंगे। लेकिन ये तो बात की बात है। और तेलंगाना विलय करने की बात तो जहां तक सवाल है, कई सारे आपने खुद कहा कि कांग्रेसी नेता तेलंगाना राष्ट्र समिति में चले गए। लेकिन जहां तक जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का सवाल है, वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात तो कर रहे हैं चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव से पहले विलय की स्थिति नहीं है उनकी। नहीं तो अगर ये नहीं है तो उस स्थिति में जो आंध्र में जो कांग्रेस के खुद के नेता, जो मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, ये क्या ये अभी भी वो दबाव बनाए हुए कि नहीं हमें जैसे चल रहे हैं वैसे चलें, या वो भी अब कोई रास्ता चाहते हैं? कांग्रेस में मुख्यमंत्री रेड्डी की बहुत ज्यादा चलती नहीं है और उनके कार्यशैली से काफी परेशान भी थे लोग। लेकिन अब वक्त ना नहीं रहा कि कोई नए आदमी को बिठाएं और वो कोई चीज संभाले। तो कांग्रेस ने फैसला किया चले मुख्यमंत्री रेड्डी के तहत ही चुनाव में जाएं। लेकिन ये कोई फेस सेवर हो सकता है क्या कि हम तेलंगाना को क्या निपटाएं? एक ये भी बात चली है कि भाई चलो चुनाव से पहले फिर तेलंगाना की बात करें और चुनाव में जाके देखें नतीजे जैसे आते हैं। कांग्रेस की आज स्थिति आंध्र में तटीय इलाके में मानते हैं कि तीसरे और चौथे के बीच की लड़ाई है। तो आप अगर है ही नहीं वहाँ रेस में। और रायलसीमा में आप क्या मानते हैं? रायलसीमा में चूंकि 4 सीटें हैं और रेड्डी वहाँ पे एक डोमिनेंट कम्युनिटी है और चूंकि वहाँ पे लेकिन वहाँ भी जगन मोहन का वो अब है रेड्डी के कारण वो रेड्डी में कितना निकलेगा एक ये है। तटीय आंध्रा में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। आज की जो आंकलन हो सकता है कल को कोई परिस्थिति बदल जाए, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन, भाई जो डूब रही है। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता कि किसी भी तरह जगन मोहन की पार्टी को और टीआरएस का कांग्रेस में विलय करवा के फिर चुनाव में उतरा जाए, जैसे चिरंजीव उतरे, ये नेताओं में इसमें कोई लालच हो सकता है, बन सकता है? कांग्रेस तो कोशिश करेगी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की पार्टी में कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा दबदबा यही है कि कांग्रेस के विरुद्ध हम रहेंगे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और जैसे आपने कहा चिरंजीवी की पार्टी, उसकी पार्टी में आज बहुत भारी जबकि वो कांग्रेस में आ गई है, आ चुकी है, विलय हो गया। सच्चाई तो ये है, आंध्र में मानते हैं कि किरण रेड्डी के साथ जो चिरंजीवी की पार्टी के लोगों ने शामिल किया, मंत्री तो बन गए लेकिन कोई वर्चस्व नहीं है उनका, कोई महत्व नहीं मिल रहा उनको सरकार। ठीक है, महकमे मिले हैं लेकिन कार्यक्रम नहीं है उनके पास। और खुद चिरंजीवी टूरिज्म मंत्री हैं, लेकिन उनको कुछ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, ऐसा उनका मानना है। तो आपके अनुसार दिग्विजय सिंह कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश का खड्डा नहीं भर सकते, वो हाथ पांव मारते रहेंगे, लेकिन संभव नहीं है उनके बहुत। दिग्विजय सिंह एक राजनीतिक कद्दावर नेता है और उनको राजनीति अच्छी तरह आती है, कोशिश जारी है, लेकिन आंध्र के पेचीदा नहीं। लेकिन आपके अनुसार गुलाम नबी से ज्यादा बेहतर ढंग से वो एक्टिव है या संभाल पा रहे हैं, या गुलाम नबी आजाद ने भी समझते हुए ज्यादा कायदे से चीजें? गुलाम नबी आजाद का 2004 से पहले का कार्यक्रम देखें तो उन्होंने भी आंध्र में अलग अलग नेताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस को खड़ा करवाया था। कांग्रेस का अनुभव गहरा था उनका। लेकिन चूंकि अब उनके पास मल्टीपल थे, केंद्र में मंत्री भी थे, जम्मू कश्मीर के उनके अपना रोज इंटरेस्ट है, तो ये सब मिला के आंध्र में वो ज्यादा वक्त बिता नहीं पा रहे थे, तो इसलिए शायद दिग्विजय सिंह को ये महकमा फिर से दिया गया। तो आपका मानना है कि कांग्रेस कोर समिति में विचार होगा उनकी रिपोर्ट के ऊपर, उनके सुझाव के ऊपर, लेकिन शायद फैसले पे नहीं पहुंच पाएंगे? इतनी जल्द फैसला हो जाए तो अचंभे की बात होगी। और इस नाते गृह मंत्रालय की या सरकार में क्या तैयारी है?
नहीं, गृह मंत्रालय की तैयारी, और देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब से ELS नरसिम्हन वहां पहुंचाया गया, भूतपूर्व IB के राज्यपाल जो है इस वक्त, तो काफी स्थिति संभली है। लेकिन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट भी है, गाडगिल फॉर्मूला भी है, 1986 से जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी है, तो तेलंगाना के साथ तो कई सारे इश्यू हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष आज का सिरे पे पहुंचता है, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर होगा तभी संभव हो। 2009 का जो हिंसा है वो किसी के साथ आज नहीं चाहते कि उस तरह हिंसक स्थिति फिर से पैदा हो, तो ये फूक फूक के कदम रखने वाली बात है। जी प्रसाद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।